वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पार्ट 2, जो कि है ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर बी। तो इसके अंदर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, तो मैंने पहले जो लेटर ए से और जो बाकी वीडियोस करवाए उनकी मैंने सारी डिटेलिंग उस वीडियो के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है, और आगे क्या पैटर्न रहेगा वो भी डिस्कस किया है। तो आप पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो भी देखिए। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम हमारी इस वाली पीपीटी को शुरू करते हैं। और अगर आपको गाइस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही, जैसे मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि ये मैंने पहले ही 15 जो है इडियम्स फर्स्ट पार्ट के अंदर करवा दी है। तो आज हम चलेंगे 16 से लेकर हम 30 तक करेंगे। तो गाइस, अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट इडियम की ओर, जो कि है बियर द पाम। तो गाइस, बियर द पाम, हमें इसको सबसे पहले रिलेट करना एक तरीके से, एक्चुअली हम क्या है, इसको डायरेक्टली कोई पिक्चर बना के वैसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक तरीके से जैसे हमें जैसे हम काफ़ी मान्यता भी है, जैसे हाथ की रेखा पर लोग बिलीव करते हैं, किस्मत पर बिलीव करते हैं, उस तरीके से बियर द पाम मतलब कि एक तरीके से आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो जैसे कि पाम को पाना, सहना, इस तरीके से आएगा। लेकिन आप एक तरीके से बियर द पाम के अंदर आप जस्ट इस तरीके से रिलेट करके याद रखिए कि उसने अपने जो किस्मत था उसको पूरा का पूरा सहा पहले, और उसके बाद में बिल्कुल कड़ी मेहनत की, और फिर उसे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे, जो कि इसका आंसर है टू गेट फेमस, वो उसे मिल गए। तो इस तरीके से आपने मुझसे एक बार सुन लिया, तो अभी क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम इस इडियम के को कभी भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये चीज़ें फीड हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको माइंड में स्ट्राइक कर ही देगा। और अगर नहीं भी करता है तो आपको और अच्छी बेटर वे में ट्रिक मिलती है, तो आप उससे रिलेट करके इसको याद कर लीजिए। तो बियर द पाम, पाम मतलब हथेली, तो बियर द पाम, हमने हमारे पाम को सहा। तो इन शॉर्ट अगर आप डायरेक्टली भी याद करना चाहते हैं तो जस्ट आप याद रखिए, बियर द पाम जो इडियम होती है उसका मतलब होता है टू गेट फेमस, प्रसिद्ध हो जाना, विख्यात हो जाना, उस तरीके के सेंस में हम बात करते हैं। नाउ गाइज, द नेक्स्ट इडियम इज़ बीट अ रिट्रीट। बीट, अब अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही अजीब सा मीनिंग निकलेगा कि भाई वापस आने को मारना, उस लेके। ये जस्ट मैं आपको हिंदी, ये जो अटपटी हिंदी बताती हूँ, वो जस्ट कई बार क्या होता है, हम जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उस अटपटी हिंदी के अंदर एक रिलेटेड मीनिंग मिल जाता है, तो जस्ट एक तरीका रहता है। बट आप जैसे कि इसको हम रिलेट करके याद करेंगे रिट्रीट सेरेमनी से। आप सभी लोगों को पता होगा कि रिट्रीट सेरेमनी हमारे जैसे वाघा बॉर्डर के ऊपर, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर होती है, जिसमें इंडो पाक की सेनाएं ऑब्वियसली हर शाम को 4 बजे के आसपास सेशन चलता है। तो अमृतसर के अंदर ये जैसे कि आमने सामने आती है, तो रिट्रीट सेरेमनी वहाँ पर होती है, जिसमें आकर वो अपने कर्तव्य दिखाकर वापस चले जाते हैं, वो जो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करके। तो यहाँ हम बीट अ रिट्रीट, तो यहाँ हम किस तरीके से इसको याद रखेंगे, टू बैक ऑफ ड्यू टू डेंजर। बैक ऑफ आप सभी लोगों को पता होगा कि पीछे हट जाना, वापस चले जाना, ड्यू टू डेंजर। तो जब भी हम कोई खतरा भाप लेते हैं, हमारे सामने हमें पता चल जाता है कि अभी खतरे की घंटी भैया सामने है, तो उस स्थिति में पीछे चले जाना, ऑब्वियसली वो समझदारी की स्थिति तभी होगी जब हम पीछे हट जाएंगे उस टाइम पर, ना कि बिना वजह की होशियारी दिखाएंगे। तो टू बैक ऑफ ड्यू टू डेंजर विल बी कॉल्ड एज टू बीट अ रिट्रीट, कि हमने एक तरीके से रिट्रीट कर लिया हमने, तो वो हम बच गए, तो वो सिचुएशन ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी थी। तो बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या हुआ, टू बैक ऑफ ड्यू टू डेंजर। नाउ गाइज, द नेक्स्ट इडियम इज बीट अबाउट द बशेस। नाउ गाइज, आप इमेजिन कीजिए कि किसी को निशाना लगाना है, एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, बट वो क्या कर रहा है, टू बीट अबाउट द बशेस। अबाउट का मतलब ऐसे होता है आसपास में, इस तरीके से वो मारे जा रहा है, मतलब उसका एम एक तरीके से कि भाई लग गया निशाना तो लग गया, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो एक तरीके से वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें कर रहा है, एक्चुअली जिसको करना चाहिए ही इज़ नॉट डूइंग दैट। तो टू टॉक अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स विल बी टू बीट अबाउट द बशेस। तो बीट अबाउट द बशेस का मतलब आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे, तो आप इमेजिन करके इसको इस तरीके से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं कि बिना वजह झाड़ियों को मारे जा रहा है, तो एक्चुअली अनइम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। तो टू टॉक अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स और टू डू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स विल बी कॉल्ड एज बीट अबाउट द बश। नाउ गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है कि
कि हटा देना, दूर कर देना अपने से, इस तरीके का जो सेंस होता है टू रिमूव अवे, उसको हम कहेंगे बीट ऑफ करना। नाउ गाइस, या फिर आप इसको जैसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए बीट ऑफ, तो उसको बीट मार मार के उसको ऑफ कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, अपने लिए रास्ता साफ कर दिया। टू रिमूव अवे, रास्ता साफ कर दिया, हटा दिया। बीट ऑफ, बीट कर, मार मार कर ऑफ कर दिया, उसको एक तरीके से जान से ही मार दिया, तो एक तरीके से उसके रास्ते में जो दुश्मन था उसको हटा दिया। आप चाहे तो रिलेट करके याद कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट याद कर लीजिए। बीट ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव अवे, हटा देना। नाउ गाइज द नेक्स्ट इडियम इज़ बी इन योर बॉनेट। नाउ गाइज बी सभी लोगों को पता है मधुमक्खी और बॉनेट की जिस हम आसपास के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि आप एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉनेट के अंदर बैठे हैं और वहाँ पर क्या है, एक मधुमक्खी आई हुई है। ऑब्वियसली सबको स्टिंगिंग का डर लगेगा, तो क्या होगा, टू थिंक ऑफ समथिंग एज इम्पॉर्टेंट एंड टू थिंक ओनली अबाउट दैट। ऑब्वियसली आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप बिल्कुल भी नीडर नहीं है, तब की बात अलग है कि बिल्कुल ही नीडर है। अदरवाइज ऑब्वियसली आप यू विल बी कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट बी, कि भाई वो मधुमक्खी मेरे पास ना आ जाए, मुझे काट ना ले। तो बी इन योर बॉनेट वो सिचुएशन हो जाती है कि हम एक ही मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है वो इतना मुद्दा उतना वेटेज देने लायक है भी कि नहीं है। मे बी वो मधुमक्खी चुपचाप बैठी रहे, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो बी इन योर बॉनेट होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज इम्पॉर्टेंट, आपने उसको मान लिया इम्पॉर्टेंट, एंड टू टॉक ओनली अबाउट दैट, बट इन रियलिटी इट मे बी और मे नॉट बी दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ गाइज द next will be from 21 to 25 and in this the first one is beside the mark. Now guys beside the mark का मतलब होता है irrelevant, मतलब बेतुका, मतलब जो जिसे कहते हैं ना अतार्किक, असंगत जिसे कहते हैं, उस तरीके का हम मतलब लेंगे। तो beside the mark, तो आप इसको इमेजिन करके याद कीजिए सिचुएशन को कि beside the mark, कि आपने एक मार्किंग करके दी थी, तो उसके अंदर उस मार्किंग के ऊपर आपने कहा था कोई किसी बच्चे को कि आप इस मार्क के अंदर आप जो भी है ये अपना, जैसे आपने एक लेटर दे दिया कि ये लिखे, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बिसाइड द मार्क लिख रहा है, तो वो बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ कर रहा है, जो आपने कहा वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप चाहे तो इसको इमेजिन करके इस तरीके से याद कीजिए, जस्ट मैंने जो भी दिमाग में है वो आपको बताया, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। एंड बिसाइड द मार्क, कि मार्क से बिल्कुल अलग जा रहा है, जो आप जहाँ जाना चाहिए उससे बिल्कुल अलग जा रहा है, इररिलेवेंट जा रहा है, तो बिसाइड द मार्क विल बी कॉल्ड एज इररिलेवेंट या फिर अतार्किक, असंगत। नाउ गाइज द नेक्स्ट वन इज बिसाइड देमसेल्व्स। अब बिसाइड देमसेल्व्स मतलब कि खुद से ही अलग है, देमसेल्व्स खुद से ही अलग है। तो खुद से अलग ऑब्वियसली हम कब होते हैं, जब भी हम नर्वस होते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम बिल्कुल ऐसी अनईजी सिचुएशन में रहते हैं कि हमारा दिमाग ही नहीं लग रहा। जैसे कई बार नहीं होता, टेंशन में बंदा होता है, उसको पता नहीं चल रहा आसपास क्या हो रहा, कोई कुछ बोल रहा, ध्यान नहीं दे रहा। तो बिसाइड देमसेल्व्स हम एक्चुअली खुद को ही उस टाइम खो देते हैं कि हमारा दिमाग लगता ही नहीं किसी चीज़ में। तो बिसाइड देमसेल्व्स का मतलब होता है अनईजी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वन विल बी बिसाइड योरसेल्फ। बिसाइड योरसेल्फ का मतलब क्या होगा कि हम खुद से अलग हैं, बिसाइड योरसेल्फ, या फिर बाय द साइड। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, अब एक तरफ भी होता है वैसे इसका मतलब। तो बिसाइड योरसेल्फ को हम याद रखेंगे, जब नाराज़ होने की स्थिति आती है तब हम कहेंगे बिसाइड योरसेल्फ, और बिसाइड देमसेल्व्स जब होता है तब होता है अनईजी होने की या बेचैन होने की स्थिति। तो आप इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिया ताकि आप जब ये आए तो गलत ना करके आए। एक का मतलब होता है बेचैनी की स्थिति वाली और एक का मतलब होता है नाराज़ होने वाली स्थिति। नाउ गाइज द नेक्स्ट वन इज़ बेटर हाफ। बेटर हाफ ऑब्वियसली आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि बेटर हाफ हम पत्नी के लिए कहते हैं, वाइफ के लिए कहते हैं। तो बेटर हाफ की भाई ये ही मेरी, जिसे कहते हैं ना अर्धांगिनी, इसको हिंदी में अर्धांगिनी आप कह सकते हैं। तो बेटर हाफ हो गया वाइफ, ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली याद रह जाएगा, सो नो नीड टू थिंक ऑफ एनी ट्रिक अबाउट दिस। नाउ गाइज द नेक्स्ट वन इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। नाउ गाइज आप इमेजिन कीजिए कि आप, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। वैसे मैं चाहती तो आप लोगों के लिए इसको विथ पिक्स भी लेकर आ सकती थी, बट गाइस उसमें क्या होता है और ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाती है एक्सप्लेनेशन वगैरह, आपको पूरी स्टोरी वैसे बतानी पड़ती। बट चलिए मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बता देती हूँ कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी क्या था कि एक बंदा था,
जो कि ऐसी जगह पर खड़ा था कि अगर एक साइड हो जाए तब तो डेविल मतलब दानव उसको खा जाए, और दूसरी तरफ जाए तो डीप ब्लू सी, बहुत ही ज़्यादा गहरा नीला समुद्र था। तो वो कहीं पर भी जाए तो ऑब्वियसली उसके लिए तो मरने मारने की सिचुएशन हो रखी थी कि बचे तो आखिर वो करे तो क्या करे। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वहीं से आई है कि जब आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में होते हो, इन प्रॉब्लम होते हो, एक तरीके से ऐसे सिचुएशन में होते हो, इधर कुआं उधर खाई वाले सिचुएशन में होते हो, तो उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। नाउ गाइज द नेक्स्ट 5 are from 26 to 30 and in this the first one is beg the question. Now guys इसका आप जो मतलब है सबसे पहले आप हिंदी में समझिए कि हमें पता है कि हमने कोई प्रूव नहीं मांगा, हमने कोई बिना किसी प्रूव के, बिना किसी साबित करवाई किसी बात को हमने उसे सच मान लिया। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, बैग द क्वेश्चन। वैसे तो बैग द क्वेश्चन को अगर हम जनरली ट्रांसलेट करें हिंदी में कि क्वेश्चन रखना, टू हैव द क्वेश्चन, इस तरीके से, लेकिन इसमें इसका मतलब जो होता है बैक द क्वेश्चन, हम उस स्थिति को कहेंगे कि हम जब किसी चीज़ को, जैसे होता है ना हमारा मन सच मान लेता है बिना किसी प्रूव किए, कि कई बार होता है ना हम बिना वो लॉजिक्स किए, बिना कोई तर्क वितर्क किए हम मान लेते हैं। हाँ, जैसे ये मान लीजिए आप कि जस्ट बिकॉज बड़ों ने कहा कि हाँ ऐसा होता है तो भाई ऐसा होता है। तो बैक द क्वेश्चन उस स्थिति को कहते हैं टू कंसिडर एज ट्रूथ विदाउट प्रूफ। नाउ तो अब ऑब्वियसली बैक द क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके याद रखिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर, जो कि है बिहाइंड बार्स। बार्स ऑब्वियसली आप सभी आपको ऑब्वियसली वो शैम्पेन वगैरह वाले बार की ओर नहीं जाना है। बार आपको ऑब्वियसली जो जेल होती है उसके टर्म में जाना है, बार जो बेड़िया होती है उसके टर्म में जाना है। तो बिहाइंड बार्स मतलब कि सलाखों के पीछे। तो सलाखों के पीछे तो ऑब्वियसली सीधा सीधा मतलब इसी के अंदर से निकल के आ रहा है इन जेल, तो बिहाइंड बार्स विल बी इन जेल। नाउ गाइस द नेक्स्ट विल बी बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो क्लोज डोर्स के पीछे, ऑब्वियसली क्लोज डोर के पीछे हम ऑब्वियसली वही बातें करते हैं, अदरवाइज तो हम ओपनली भी बातें कर सकते हैं। तो कुछ जो हमें सीक्रेट बातें करनी होती है तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं कि बिहाइंड क्लोज डोर्स वो चीज़ें जो कि सीक्रेटिव नेचर में होगी। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स विल बी ऑब्वियसली द सीक्रेटिव थिंग्स। नाउ गाइज द नेक्स्ट वन इज़ बेली अप। बेली अप का मतलब आप हिंदी में समझिए कि एक तरीके से नाश हो जाना, टू गेट रूइंड, ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना, उस सेंस में हम इसको याद रखेंगे कि बेली अप का मतलब होता है टू गेट रूइंड। तो एक तरीके से अगर आप उसको थोड़ा फनी वे में रिलेट करके याद करना चाहें तो जैसे बेली अप, तो आप इसको याद रखिए, बेली मतलब पेट, अप मतलब कि भाई पेट आ गया, किसी इंसान को टमी आ गई है। तो एक तरीके से ये रूइनिंग वाला सा काम हो गया ना कि भाई अब इतना ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी ये वो। अगर आप जस्ट इसको इमेजिन करके याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट बेली अप का मतलब दिमाग में रखिए कि टू गेट रूइंड होता है बेली अप का मतलब। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो इसका सबसे पहले हिंदी में मतलब होता है कि हर वो कोशिश करना जिससे कि हम दूसरों की मदद कर पाए, हर तरीका अपना लेना, मतलब कि एक तरीके से जिसे कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। उसे हम कहेंगे कि हमें किसी की मदद करनी है, किसी को सपोर्ट करना है तो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना, उसे हम कहेंगे बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो अब हम अगर थोड़ा बहुत इसके वर्ड की ओर देखें, जैसे बेंड ओवर बैकवर्ड, कि भाई वो आगे की ओर नहीं मुड़ा बल्कि वो पूरा का पूरा पीछे की ओर मुड़ गया, कि वो इतना ज़्यादा मेहनत करने के हेल्प करने के लिए ऐसे उत्सुक था उसको कि वो एक तरीके से पूरा पीछे की ओर मुड़ गया, इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए उसने। अदरवाइज़ जनरली आगे जो झुकना मुड़ना ज़्यादा ईजी होता है, बट वो बैकवर्ड्स मुड़ गया। तो अगर आपको इस तरीके से रिलेट करके याद करना तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ सीधे वे में याद नहीं हो रही है तो गाइस किसी भी तरीके से कोई भी उल्टी फुल्टी, चाहे बिल्कुल बिना कोई सेंस के ट्रिक बनाइए, बट योर मेन मोटो शुड बी कि आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर टिक करके आना है। कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने इतनी घटिया ट्रिक से क्यों याद किया, तुमने इस तरीके से रिलेट करके क्यों याद किया, बस वहाँ पर सही आंसर टिक किया तो वो 1 दे देगा, अदरवाइज माइनस गलत कर दिया तो -0.5, अदरवाइज यू विल लूज एंड इट विल बी अ 0 मार्किंग। सो अभी बस जस्ट मोटो ये होना चाहिए कि हमें आंसर टिक करके आना है, वो भी करेक्ट। नाउ गाइज आज के सेशन में हमारे जो 15 वर्ड्स हैं नेक्स्ट वो हो चुके हैं। अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारा 31 to 45 वाला सेशन लेकर आएंगे और इस तरीके से हम 6 सेशन के अंदर पूरा का पूरा जो इसका
बी से लेटर से स्टार्ट होने वाली अभी तक एसएससी में जितनी भी ईडियम्स पूछी गई है वो सारी की सारी कंप्लीट कर देंगे। और आप इसको थोड़ा बहुत इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एसएससी में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 200, तो 200 में सबसे पहले तो जो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस मान लीजिए कि 10, मैं मैक्स टू मैक्स लगा लेती हूँ 20 आते हैं, तो ऑब्वियसली 20/200 विल बी 1/10। तो सबसे पहले तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 10% हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देखिए 26 लेटर्स हो गए, तो 26 लेटर्स हम देखेंगे तो ऑब्वियसली 1/260 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें भी मैंने आपके बी लेटर के भी मान लीजिए 90 करवा दी, जैसे कि आप 100 आप अराउंड मान लीजिए, तो आप देखिए कि इनमें से तो ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इनमें से तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अटक ही जाएगा। जैसे 20 आते हैं, 10 आते हैं, तो उनमें से मोर देन 75%, तो ये मैंने चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये वाले क्वेश्चन तो रह ही जाएंगे। और कोई एक दो अगर कहीं ना कहीं बिल्कुल अनसीन आता भी है तो ऑब्वियसली वो गाइस सबके लिए ही टफ होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रीवियस ईयर ही करके जाते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मे बी इंग्लिश मीडियम वालों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है, हिंदी मीडियम वाले थोड़े मतलब समझ कर रट कर जिस भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने कम यूज़ किया होता है, किसी भी तरीके से लर्न करके मेहनत करके वो वैसे ही करके जाते हैं, बट करते तो प्रीवियस ईयर ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा आसपास का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में तो नहीं अवेलेबल है कि आप ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस घर में यूज़ कर रहे हो तो आप सभी लोगों को आती रहेगी। तो जो है इन्हीं में से आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।